So hello everyone and welcome to our one-liner series. हर एग्जाम से पहले we run these one-liner pointers which are so short and brief जो आपके एग्जाम से पहले आपको आपके कंटेंट को बहुत ही कम टाइम में ब्रश अप करने में हेल्प करता है एंड यू ऑल हैव गिवन सच गुड फीडबैक ऑफ दीज वन लाइनर्स कि बहुत सारे क्वेश्चंस एंड टाइम पर इससे पढ़ने से आपके ज़रूर से फंसते हैं. तो मेक श्योर इफ़ यू आर अ न्यू स्टूडेंट तो आप इस पूरी प्लेलिस्ट को गो थ्रू करें बिकॉज मैंने बहुत सारे वीडियोस इस पर बनाकर रखे हैं. इफ़ इट ऑल यू लव लर्निंग कंटेंट विथ मी एंड आप बहुत ईजिली चीज़ों को समझ पाते हो तो प्लीज़ आप मेरे पेड कोर्सेज को भी ज़रूर से चेकआउट करिएगा. सबसे पहला वन लाइनर है हु एंड्स अ प्ले विद द लाइन द रेस्ट इज साइलेंस. आजकल आपके एग्जाम में ओपनिंग लाइन्स एंड क्लोजिंग लाइन्स ना सिर्फ पोइट्री की पर आपके प्लेज एंड ड्रामास की भी पूछी जाती हैं. तो मेक श्योर जो इंपॉर्टेंट वंस हैं उनकी आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग लाइन्स को थोड़ा सा ध्यान में रखा करो. द रेस्ट इज साइलेंस इज द फेमस लास्ट लाइन बाय हैमलेट ऑफ आर शेक्सपियर जो अपने इंटायर फाइटिंग ड्यूअल के बाद जहाँ पर पॉइजनस वाइन पी ली जाती है बाय हिज मदर एंड देन द किंग ऑल्सो डाइज इन द ड्यूअल विच इज़ क्लॉडियस. और भी बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है एंड ही ऑल्सो गेट्स अ वूंड फेटल वूंड जो पॉइजनस स्वॉर्ड की वजह से इसको लग चुका होता है. द लास्ट लाइन विच ही सेज द रेस्ट इज साइलेंस जो ये अपने लॉयल फ्रेंड होरेशियो को बोलते हैं मार्क्स द एंड ऑफ योर प्ले विच इज़ द हैमलेट. तो इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा. एंड हैमलेट के और भी बहुत सारे ऐसे कोट्स हैं जो उसने पूरे प्ले के दौरान बोले हैं तो मेक श्योर आप लोग उन पे भी एक बार ध्यान दें और अपने नोट्स में उन्हें लिखें. सेकेंड लाइनर इज Which novel opens with 1801? I have just returned from a visit to my landlord. अब ये एक ऐसी लाइन है जो यूजुअली इंसान पता नहीं लगा सकता है but this is the opening line of the very famous, a very classic work, Emily Bronte का Wuthering Heights, which is a very revengeful romance of between your Catherine Earnshaw and Heathcliff. आपको इसकी स्टोरी ज़रूर से पता होनी चाहिए बिकॉज इसकी स्टोरी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेटिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस पर्टिकुलर वर्क की आपको कैरेक्टर लिस्ट पता होनी चाहिए, इसका नरेटर पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो मिस्टर लॉकवुड हैं वो इनिशियल चैप्टर्स के आपके नरेटर होते हैं. देन नेली इज़ द नरेटर जो आगे जाके बताती हैं इस पूरी कहानी के बारे में. तो नरेटर वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है. वुदरिंग हाइट्स अपने आप में ही बहुत ही क्लासिक रिवेंजफुल रोमांस है कि तुमने मुझसे शादी नहीं की एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक रिवेंज आफ्टर बीइंग सक्सेसफुल. एकदम क्लासिक धड़कन टाइप वाली आपकी मूवी है बट इट इज़ अ गॉथिक रोमांस जहाँ पर आपको काफ़ी सारी ईरी एलिमेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे. मेक श्योर आप इसको ज़रूर से अपने एग्जाम के लिए तैयार करें. Who used objective correlative as a key critical concept? This is a very famous term, a critical term by our very own T.S. Eliot. T.S. Eliot के कई सारे critical essays हैं, मैंने कई बार आपको बता के रखे हैं कि इन critical essays को तैयार करो और इन critical terms की definition आपको पता होनी चाहिए. ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव बड़ा ही फेमस इनका टर्म है जो इन्होंने यूज़ किया था अपने क्रिटिकल एसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में वेयर द की फ्रेज की शो डोंट टेल वाला जो कॉन्सेप्ट है दैट व्हेन यू आर गोइंग टू पोर्ट्रे अ सर्टेन सीन तो उसमें आपको बता के नहीं दिखाना है कि देखो गरीबी वाला सीन आने वाला है, ये सब लोग गरीब है. यू हैव टू शो देयर गरीबी. अगर आप रोमांटिक सीन दिखाना चाहते हो तो आप पूरा ऐसा माहौल क्रिएट कर दोगे, नॉट दैट बोलोगे कि ओ अब हीरो हीरोइन के बीच में एक रोमांटिक सीन होने वाला है. सो व्हेन योर स्टोरी अनफोल्ड्स इन अ वे वेयर द सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सिचुएशंस एंड चेन ऑफ इवेंट्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल इंटरलिंक करते हैं, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स एंड इंटरनल फीलिंग्स एक दूसरे के साथ मिंगल करती हैं, उसे हम लोग ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव कहते हैं जो आपके टी.एस. इलियट ने बताया है. इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी दैट यू मस्ट शो एंड नॉट टेल. इसको याद रखिएगा, ठीक है. Who is the speaker of "Thou art more lovely and more temperate"? This is a very famous line of Shakespeare's sonnet, sonnet number 18 जो उन्होंने फेयर यूथ को डेडिकेट की थी. जब भी आप शेक्सपियर के सोनेट को पढ़ें तो मेक श्योर कि उनके जितने भी डिमार्केशंस हैं जैसे 1 से लेके 126 वाला किसको डेडिकेटेड है, देन जो बाकी नंबर है वो किसको डेडिकेटेड है, इस पर मैंने फुल वीडियो बनाया हुआ है शेक्सपियर की सोनेट में कि कौन सा किसको डेडिकेटेड है, किसके लिए क्या कौन कौन सी सोनेट लिखी
लिखी गई है, तो मेक श्योर आप उसको ज़रूर से एक बार देखिएगा, क्योंकि इतनी सारी सॉनेट्स हैं उनकी एंड अलग अलग पीपल को डेडिकेटेड है, अलग अलग टॉपिक्स पर बनी हुई है। तो आप अगर सारी सॉनेट्स नहीं पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट नो दीज डिमार्केशंस, ठीक है। देन which poet wrote poetry should be the record of the best and the happiest moments of the best and the happiest minds। ये लाइन बोली है हमारे शैली ने अपने फेमस क्रिटिकल एसे अ डिफेंस ऑफ पोएट्री के अंदर। अच्छा, इससे मुझे याद आता है कि जितने भी रोमांटिक राइटर्स हैं लाइक आर वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, कीट्स एंड शेली, इन चारों को, अभी आई एम नॉट सेइंग बायरन एंड साउदी क्योंकि उनकी लाइंस इतनी ज़्यादा नहीं पूछी जाती है। इन चार रोमांटिक राइटर्स की जो लाइंस की, इनका पोएट्री को लेके क्या विचार है, प्रोज को लेके क्या विचार है, इमेजिनेशन को लेके क्या विचार हैं, बहुत बार आपके एग्जाम में बार बार कोटेशंस के फॉर्म में आता है, जैसा कि इन्होंने लिखा है। अपार्ट फ्रॉम दीज रोमांटिक राइटर्स, मैथ्यू अर्नोल्ड का पोएट्री को लेके क्या विचार है, टी.एस. इलियट का कल्चर और इन सब को लेके क्या विचार है, देन क्रिटिक कैसा होना चाहिए, अलेक्जेंडर पोप की लाइंस भी एग्जैक्टली कोट कर ली जाती है। तो ये कुछ हैंडफुल ऑफ राइटर्स एंड डियर स्टूडेंट्स जिनके विचार एंड उनकी कोटेशंस आपसे पूछी जाती हैं। तो आप माइनर राइटर्स की तो कोटेशंस नहीं लर्न कर सकते, बट दीज वेरी फेमस वंस आर समथिंग दैट यू शुड पुट योर एफर्ट ऑन। एंड ये जैसे आपके शैली ने पूछा है वैसे आपकी कोटेशन बेस्ड लाइंस पूछी जाती हैं। नेक्स्ट, who called the poet a man speaking to men? Now again a line by one of our romantic poets which is Wordsworth। Wordsworth अपने preface to lyrical ballet के अंदर बोलते हैं a man speaking to men, जहाँ ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि पोइट्री की जो लाइन, पोइट्री की जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो ऑर्डनरी लैंग्वेज होनी चाहिए, फॉर द ऑर्डनरी एंड कॉमन पीपल होनी चाहिए। उसमें खूब भारी डिक्शन एंड भारी आप चीज़ों का इस्तेमाल ऐसा ना करें, ओवरली ऑर्नेट ना करें, क्योंकि ये उस टाइम पे इनसे पहले जो न्यू क्लासिकल राइटिंग थी विच वॉज एक्सट्रीमली ऑर्नामेंटल एंड आर्टिफिशियल, उसके अगेंस्ट थे। तो इस पर्टिकुलर लाइन से ये कहना चाहते हैं कि अ पोएट शुड बी अ मैन स्पीकिंग टू मैन, मतलब उनकी रिलेटेबल भाषा होनी चाहिए जो सबको पोइट्री एंजॉय करने का मौका देगी। सो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट लाइन्स एंड ये सभी एग्जाम में बार बार पूछी गई हैं। नेक्स्ट इज, आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग। इस वीडियो का जो डिफ़िकल्टी लेवल है मैंने थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट रखा है। मुझे बताना कि मैम ये तो मुझसे बन जा रहे हैं एंड इतने सारे मुझसे हो जा रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम आई विल इंक्रीज द डिफ़िकल्टी लेवल ताकि आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो एंड आप अपने एग्जाम के लिए अच्छा प्रिपेयर कर पाए। वट एवर बी इट यू आर फीलिंग, उसका फीडबैक ज़रूर देना। Which restoration playwright wrote The Way of the World? This is a classic restoration comedy which is William Congreve की, जो मिलामेंट और मिराबिल के बीच की जो लव स्टोरी है, जो उनकी कोर्टशिप पीरियड है, उस टाइम पे जो अंकल्स एंड आंट्स स्कीमिंग करते हैं कि भाई प्रॉपर्टी किसके पास जानी चाहिए, पैसा ज़्यादा किसको, बेनिफैक्ट्री होनी चाहिए। तो उस टाइम के इतना अच्छा दिखाता है कि कैसे दो परिवारों के बीच में कोर्टशिप के टाइम पर पैसा इज समथिंग विच एवरीवन वांट्स, कि वेल्थ जहाँ है तो ये पर्सन की शादी मुझसे हो जाए, वैसी कॉमेडी दिखाई गई है। दिस वॉज अ वेरी सक्सेसफुल कॉमेडी, वन ऑफ द फोरमोस्ट इंग्लिश प्ले राइट्स ऑफ द रेस्टोरेशन एरा एंड द प्ले इज वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉमेडीज ऑफ दैट पीरियड। तो इस पर्टिकुलर वर्क को आई एम टेलिंग यू, विलियम कॉन्ग्रीव का वे ऑफ द वर्ल्ड, डिटेल में पढ़ के जाना, आपको स्टोरी, सेटिंग, कैरेक्टर्स, कब क्या क्या हुआ ये ज़रूर से पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव who staged the angry young man voice and social realism in Look Back in Anger? Again a classic work, a classic writer, जॉन ऑसबॉर्न, जिनकी वजह से ही आपका एंग्री यंग मैन मूवमेंट एंड किचन सिंक ड्रामा कम्स इनटू एवरीवन्स बीइंग। ये वो टाइम था 1950s एंड 1960s ब्रिटेन का, वेयर द पीपल वर लाइक डन विद द गवर्नमेंट की उनकी वर्किंग क्लास अपॉर्चुनिटीज़, वर्किंग क्लास पीपल वर नॉट गेटिंग इनफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड दे वर लाइक सो पिस्ड ऑफ बाय द गवर्नमेंटल स्कीम्स कि वो सिर्फ हैव्स को प्रेफर कर रहे हैं एंड द हैव नॉट्स आर गेटिंग नथिंग। तो ये ड्रामा निकल के आ रहा था वेयर द यूथ वॉज इन सच अ डिसल्यूजन स्टेट आफ्टर द वॉर एंड वो अपने लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ चाहता था एंड उसका गुस्सा वो अपने घर पे दिखा रहा है। एक छोटे टूटे फूटे बहुत ही ज़्यादा पैसों वाले रेंटेड हाउस में रह रहा है जो बहुत ही छोटे हैं, डिंजी है एंड उसकी अपनी रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम चल रही हैं। सो लुक बैक इन एंगर इज दैट परफेक्ट प्ले जो आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। देन वी हैव
who ironized colonial mission and white man's burden in Heart of Darkness. Every literature student is aware. आप English in India पढ़ते हो, आप ब्रिटिशर्स की स्कीम पढ़ते हो, आपने रुडयार्ड किपलिंग के वर्क पढ़ रखे हैं. You know that Britishers were of the belief कि हम लोग ने ईस्टर्न कंट्रीज़ या अफ्रीकन कंट्रीज़ को पढ़ा के इन सैवेजेस को पढ़ा के वी हैव डन समथिंग, बहुत ही महान काम किया है. तो यहाँ पे जोसेफ कॉनराड अपने वर्क हार्ट ऑफ डार्कनेस से इनकी बिलीव को ऑफ देयर सुपीरियोरिटी को एक्सपोज करते हैं. एंड दैट इज़ वाई द लाइन सेज कि किसने आयरनाइज किया है कलोनियल मिशन को. ब्रिटिशर्स यूज्ड टू फील कि ये हमारा जो कलोनियल मिशन है ये एक बहुत बड़ा काम है, वेयर वी आर एजुकेटिंग द ईस्टर्न कंट्रीज, एंड हमारा बहुत ही नोबल एम है. एंड दस जोसेफ कॉनराड कम्स फॉरवर्ड अपने नरेटर चार्ल्स मार्लो का यूज़ करके ये ब्रूटलिटी को दिखाते हैं आपके यूरोपियन इम्पीरियलिज्म की, और इनके जो सुपीरियर माइंडसेट है उसको एक्सपोज करते हैं. ठीक है, ये वाला वर्क भी आपको ज़रूर से डिटेल में पढ़ना चाहिए. कैरेक्टर लिस्ट इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, नरेटर कौन है वो आपसे क्वेश्चन में बड़ा ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछा गया था, तो एक बार उसको ज़रूर से देखना. Who wrote under the pseudonym Currer Bell? Now this is very very important. बहुत सारे ऐसे फेमस राइटर्स हुए हैं जिनके पेन नेम्स आपसे पूछे जाते हैं. मैंने एक इस पे वीडियो भी बना रखा है, वेयर द 15 मोस्ट फेमस पेन नेम्स वाला वीडियो है, तो उसको ज़रूर से एक बार जाके देख लेना. क्यूरर बेल इज़ द पेन नेम ऑफ शार्लेट ब्रॉन्टे, एंड अलॉन्ग विद दैट आई फेल्ट कि ये भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए कि शार्लेट ब्रॉन्टे को क्यूरर बेल कहा जाता है. एमिली ब्रॉन्टे ने स्यूडोनिम लिया था एलिस बेल, एंड एन ब्रॉन्टे ने लिया था एक्टन बेल. ये तीनों ही आपकी सिस्टर्स हैं. दिस इज़ बिकॉज कि 19th सेंचुरी में वुमेन वर सीन फ्रॉम अ वेरी साइड व्यू, की प्रेजुडाइज्ड वे में इनको देखा जाता था कि हाँ, अ फीमेल इज़ प्रोड्यूसिंग अ वर्क, हु इज़ गोइंग टू रीड हर नॉवल. तो जस्ट बिकॉज कि हम लोग बीइंग अ फीमेल एक वर्क को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, या नोबडी वुड टेक दैट वर्क सीरियसली, ये लोग मेल स्यूडोनिम अपना लेती थी, एंड दे यूज टू पब्लिश देयर वर्क, जो कि उनके वर्क को बायस्ड सेंस में देखने से बचाता था. तो दिस वॉज द रियलिटी ऑफ 19th सेंचुरी. Which novel ends with the line "Reader, I am married"? Charlotte Bronte का one of the very famous work Jane Eyre, जहाँ पर जेन की कहानी दिखाई जाती है. अ बिल्डिंग्स रोमन काइंड ऑफ नॉवल, जहाँ पर उसका पूरा बचपन फ्रॉम द ऑर्फनेज एंड कितना उसको सहना पड़ता है जिनके यहाँ वो रहने जाती हैं. देन शी गोज़ ऑन टू बी अ टीचर, देन अ गवर्नेस, फिर वो जिसके यहाँ जाके रहती है शी गेट्स मैरिड. तो उसकी पूरी जर्नी, उसका पूरा कैरेक्टर एंड एवरीथिंग इज शोन इन दिस पर्टिकुलर नॉवल. प्लीज़ उसको ज़रूर से जाके पढ़िएगा, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम एज वेल. तो इसकी पूरी कैरेक्टर लिस्ट एंड एवरीथिंग आप लोग को याद होनी चाहिए. Which character in Paradise Lost says better to reign in hell than serve in heaven? This is one of the very famous lines said by Satan after he and his angels were थ्रोन अवे, एंड जिनको फॉलन एंजल्स बुलाया जाता है, कास्ट आउट ऑफ हेवन. तो अहंकार होता है ना इंसान को कि भगवान को जन्नत में सर्व करने से ज़्यादा अच्छा है दैट आई विल रेन इन हेवन. अहंकार हमसे ये कराता है. सो दिस इज़ द लाइन फ्रॉम बुक 1. पैराडाइज लॉस्ट की ये खास बात है कि वो आपके एग्ज़ाम में लाइन्स जो पूछी जाती हैं उसके साथ साथ, आई वुड नॉट से खास बात है, इट इज़ समथिंग ट्रबलिंग फॉर अस, कि बुक भी पूछ ली जाती है कि ये वाली लाइन, ये वाला डायलॉग कौन सी बुक में आया है. तो जो फेमस कुछ ऐसे कोट्स एंड लाइंस होते हैं वो कौन सी बुक में अपीयर कर रहे हैं वो भी हम लिटरेचर स्टूडेंट्स को लिखने पड़ते हैं. ठीक है. Who introduced the theatre of absurd? Martin Esslin. I hope you people are enjoying miscellaneous, इसीलिए I brought these types of one-liners कि एक के बाद एक अलग अलग एजेस से, अलग अलग राइटर से क्वेश्चंस आएंगे, तो आपका माइंड काम करेगा, बिकॉज एग्जाम में तो आपको लीनियर वाइज मिलते नहीं हैं. तो आई होप दिस इज यू आर बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस. मार्टिन एस्लिन वॉज द वन जो कि सबसे पहले अपनी बुक में
कॉइन आउट करते हैं या फिर इस टर्म को पॉपुलराइज करते हैं फॉर द ग्रुप ऑफ प्ले राइट्स, जिनके वर्क में इनको दिखाई देता था कि दे टॉक अबाउट एग्जिस्टेंशियल टॉपिक्स, दे टॉक अबाउट द फ्यूटिलिटी ऑफ लाइफ एंड द फ्यूटिलिटी ऑफ एक्शंस. एवरी रिपीटेटिव एक्शंस दैट वी ह्यूमंस आर परफॉर्मिंग आर वर्थ नथिंग. उनका कोई भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता है. तो इस टाइप के टॉपिक्स के बारे में जब बात की जाती थी तो इसको नाम दिया गया थिएटर ऑफ एब्सर्ड, where your actions are futile. इनके फादर इस टाइप के थिएटर ऑफ एब्सर्ड के फादर माने जाते हैं सैमुअल बेगेट, यूजीन यूनेस्को, वेयर सैमुअल बेगेट का वेटिंग फॉर गोडो इज द परफेक्ट एंड क्लासिक एग्जाम्पल. आई होप दिस इज ईजी. Who are the lake poets? Lake poets कौन है? This is related with your romantic age के 3 टाइप के आपके मूवमेंट्स चले थे. लेक पोएट्स चला था, कॉकनी स्कूल चला था एंड सैटनिक स्कूल चला था. इन तीनों पे ही मैंने वीडियो बना के रखी है, उसको ज़रूर से जाके देखना कि ये जो तीनों नाम हैं इनको बहुत ही डेरोगेटरी सेंस में दिए गए थे. क्यों दिए थे, किसने दिए थे, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो मेक श्योर आप उसको याद रखें. लेक पोएट्स को लेकर्स के नाम से भी बुलाया जाता था बाय फ्रांसिस जेफरी. एडिनबर्ग रिव्यू में उनको बहुत उल्टा सीधा कहा था कि लेक डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले कुछ ये 3-4 स्पेशली 3 ये बंदे हैं, अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं, अपना ही सिंगुलर ट्रुथ अबाउट नेचर बताते रहते हैं. तो दिस वाज अ डेरोगेटरी टर्म दैट वाज गिवन टू वर्ड्सवर्थ कोलरिज एंड साउदी बिकॉज ये लेक डिस्ट्रिक्ट नाम की जगह पर जाकर रहते थे. Who said art for art's sake? A very popular phrase जो आपके art for art's sake एक मूवमेंट था उसके बारे में बात करता है. नाउ यहाँ पे आपको बहुत सारे नाम दिखाई देंगे. तो सबसे पहले दिस टर्म वॉज पॉपुलराइज्ड बाय दिस फ्रेंच पर्सन विक्टर काजन, एंड देन आगे जाके इंग्लिश पीपल स्टार्टेड यूजिंग विच इज़ वॉल्टर पेटर एंड ऑस्कर वाइल्ड. इनके वर्क्स जब आप पढ़ेंगे तो यू आर गोइंग टू सी देयर आइडियोलॉजी कि भाई आर्ट को, कला को आप सिर्फ कला के बेसिस पे क्यों नहीं जज कर सकते. वाई डू यू वॉन्ट a particular text or a piece of literature to serve the moral purpose? Political dimensions में वो फिट बैठना चाहिए. सोसाइटी को वो क्या सिखा के जा रहा है, क्यों ये भार हम लोग आर्ट के ऊपर डालें. why shouldn't be art for art से, कि कला को आप सिर्फ कला के लिए क्यों नहीं enjoy कर सकते हो. Please do not add a utilitarian kind or a purposeful एडिशन टू दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट और एनी पर्टिकुलर आर्ट. ऐसा इनका मानना था कि कला को कला के लिए इंजॉय करिए, उसका पर्पस ढूंढने की कोशिश ना करिए. आई होप द इंटायर वीडियो वॉज इन्जॉयफुल फॉर यू. एक कंप्लीट जर्नी ये ऐसी हुई जहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे पॉइंटर्स देखे जो आपको ब्रशअप किए होंगे, रिवाइज करने में मदद किया होगा, कुछ आपको नया भी जानने को मिला होगा. मुझे कमेंट करके बताना कि जो नेक्स्ट वीडियो वन लाइनर्स का है क्या मैं उसका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा दूं या फिर मॉडरेट से धीरे धीरे हम लोग ऊपर की तरफ जाएं. क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते चलो क्योंकि आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं. क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये PYQ टेस्ट सीरीज़ आपकी मदद करेगी. आपको चाहे मिसलिनियस क्वेश्चंस लगाने हैं, चाहे आपको मिक्स्ड सेक्शन वाइज क्वेश्चंस लगाने हैं, वो सभी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. एंड मेरे आप कोर्सेज़ को भी अवेल कर सकते हैं. बहुत सारे वीडियोज़ मैंने यूट्यूब पर बना के रखे हैं, उनसे भी आप मदद ले सकते हैं. मेरी टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप को भी ज्वाइन करना मत भूलना बिकॉज यहाँ पे डेली बेसिस पे आपको PYQ टेस्ट सीरीज़ ऑलरेडी मिल रही है. आई होप यू लव टुडेस वीडियो. आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा बिकॉज आई अंडरस्टैंड एंड लव योर कमेंट्स. उनको देखकर मुझे पता लगता है कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट थिंग माय स्टूडेंट्स नीड एंड आई मेक दैट फॉर यू. सो आई एम गोइंग टू टेक योर लीव एंड आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो. अप टिल देन बाय एंड टेक केयर.